हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनसीईआरटी ट्यूटोरियल के ऊपर। और यहाँ पर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 सिविक्स के चैप्टर नंबर 7 को, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। यानी कि क्या हम सिंपली कहेंगे, सिंपली हम हिंदी में कहेंगे लोकतंत्र के परिणाम। मतलब कि लोकतंत्र से रिजल्ट क्या निकलता है, हमें फायदा क्या होता है, ये चीजें हम यहां पर समझने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हमें करना क्या है? इस चैप्टर में हमें कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं और उसके हमें आंसर मिलने वाले हैं। तो अभी तक आपने क्लास 9th और क्लास 10th में डेमोक्रेसी के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं, और अब हम यहां पर देखने वाले हैं कि जो हमने अभी तक चीजें पढ़ी, क्या वो रियली में यूजफुल थी। यानी जो डेमोक्रेसी है वो रियली में हमें क्या प्रोवाइड करता है, डेमोक्रेसी आखिर करता क्या है, डेमोक्रेसी से क्या हमें रियलिटी में मिल सकता है, क्या हमारे एक्सपेक्टेशन को रियल लाइफ में फुलफिल करता है, या फिर डेमोक्रेसी बेकार चीज है, अच्छी चीज है या नहीं है, काम की है या नहीं है। तो ये सारी चीजें हम यहां पर देखने वाले हैं। और इस मामले में हम क्या करेंगे? क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट देखेंगे, सरकार कैसी बनती है, हमारा इकोनॉमी के मामले में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या काम करती है, बहुत सारी चीजें हम यहां पर समझने वाले हैं। तो यहां पर देखिए, एक तरीके से शुरुआत में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक आ जाता है, टॉपिक कौन सा है? हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसीज आउटकम। यानी जो डेमोक्रेसी है उससे जो हमें रिजल्ट निकलता है, डेमोक्रेसी जो सरकार बनती है या फिर पूरा सिस्टम चलता है, उसको हम कैसे एनालाइज करेंगे, कैसे देखेंगे कि भाई डेमोक्रेसी अच्छी है या फिर नहीं है। इस चीज को हम देखने वाले हैं। तो यहां पर आपको क्लास 9th के एक एग्जाम्पल दिया गया है। क्लास 9th के चैप्टर 2 में हमने क्या किया था? मैडम लाइदो का एक तरीके से आर्गुमेंट हुआ था, तो आपको शायद याद भी नहीं होगा, तो मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि वहां पर क्या प्राप्त हुआ था बातचीत में। तो वहां पर बातचीत में हमने यह समझा था कि जो डेमोक्रेसी है वो एक तरीके से बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जब हम उसको कंपेयर करते हैं डिक्टेटरशिप या फिर दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से। दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कौन सा आ जाएगा? मोनार्की आ जाएगा, यानी राजा का शासन आ जाएगा। डिक्टेटरशिप यानी कि कहीं पर कोई व्यक्ति है वो जबरदस्ती राजा बनकर बैठ गया है और पूरे देश को चला रहा है। मिलिट्री रूल आ जाएगा, या फिर चाइना के जैसा वन पार्टी सिस्टम आ जाएगा। तो उन सभी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से डेमोक्रेसी एक अच्छा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्यों है? तो वहां पर हमें पता चला था, क्या पता चला था? कि डेमोक्रेसी जो है वो बेटर है, क्योंकि डेमोक्रेसी क्या करती है? इक्वालिटी प्रोमोट करती है अपने सिटीजन्स के बीच में। यानी अपने सभी नागरिकों को बराबर ट्रीट करती है और इक्वल एक तरीके से इक्वालिटी प्रोमोट करती है कि भाई कोई भी ऊंचा नीचा नहीं होगा, सभी क्या होंगे? बराबर होंगे। क्योंकि भाई डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब है कि जो आम जनता है वो वोट देकर किसी को अपना शासक चुनेगी, कि मतलब जो रूलर होगा देश का वो जनता के द्वारा चुना जाएगा। लेकिन क्या हम डेमोक्रेसी में ऐसा करते हैं क्या कि ये आदमी वोट देगा, वो आदमी वोट नहीं देगा? ऐसा नहीं होता है। सभी लोग वोट देते हैं और सभी लोगों के वोट का वैल्यू क्या होता है? वन होता है, इक्वल होता है। ठीक है। इसके साथ ही डेमोक्रेसी में हमें यह फायदा मिलता है कि डेमोक्रेसी जो है यह हमेशा काम करती है ताकि जो डेमोक्रेसी में रहने वाले लोग हैं, देश में रहने वाले लोग हैं, उनकी डिग्निटी जो है उस पर आंच ना आए, सभी लोगों को सम्मान के साथ जीने का मौका मिले। यानी क्या हुआ? यानी आप किसी का भी अपमान नहीं कर सकते हैं जब आप डेमोक्रेसी में रहते हैं, और कोई भी आपसे बड़ा नहीं है, आपको नीचा नहीं दिखा सकता है। आप या फिर कोई भी व्यक्ति, सभी लोग इक्वल हैं, और सभी लोग इक्वल नहीं है तो उनको इक्वल करने के लिए काम करती है क्या? डेमोक्रेसी। ठीक है। इसके साथ ही प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। यानी डेमोक्रेसी में अगर लोगों के बीच में किसी भी तरीके का मतभेद हो जाता है, लोगों के बीच में मतभेद हो गया कि भाई सरकार कैसे चलनी चाहिए, देश में क्या कानून होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तो यहां पर हमारे पास ऐसा तरीका होता है कि हम वोट डाल सकते हैं, हम डिस्कशन कर सकते हैं, बातचीत के जरिए जो भी कन्फ्लिक्ट है हमारे समाज में उसको हम दूर कर सकते हैं। ठीक है। इसके साथ ही अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक। अगर कहीं पर कोई गलती हुई है, सरकार ने कोई गलती कर दी, कोई डिसीजन गलत हो गया या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ गया, तो उसको हम एक तरीके से डील कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। इसके लिए भी हमारे पास क्या होता है? एक तरीके से डेमोक्रेसी में हमको ये छूट होती है या फिर हमको ये फायदा मिलता है डेमोक्रेसी से। अब यहां पर बात आता है, ये सवाल आता है कि आर दीज एक्सपेक्टेशंस रियलाइज्ड अंडर डेमोक्रेसी। क्या ये जो एक्सपेक्टेशन थे, जो हमने पॉइंट देखा था, क्या वो रियलिटी में हमको होता है? हमने थ्योरी में तो पढ़ लिया कि भाई इतना अच्छा होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है, लेकिन जब हम रियल लाइफ में आते हैं तो रियल लाइफ में क्या ये चीजें हमें मिलती हैं? तो यहां पर आप अगर देखें
जब आप अपने आसपास के लोगों से बात करेंगे तो उसमें से ज्यादातर लोग, मैक्सिमम लोग क्या कहेंगे कि भैया जो डेमोक्रेसी है ना वो ज्यादा अच्छी है दूसरी सरकारों से। हमको राजा का शासन नहीं चाहिए, हमको मिलिट्री का शासन नहीं चाहिए, हमको कम्युनिस्ट पार्टी का शासन नहीं चाहिए, हम लोगों को क्या चाहिए, डेमोक्रेसी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर लेकिन वही लोग जिन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी अच्छी है, उसी में से बहुत सारे लोग जो होंगे वो कहेंगे कि भैया डेमोक्रेसी जो है ना वो सही से काम नहीं कर रही है, हमको सही से फायदा नहीं मिल रहा है, हमको सही से, हमारा नेता बढ़िया नहीं है, हमारा सरकार बढ़िया नहीं है, जनता की सुनती नहीं है, जनता के खिलाफ काम करती है, जनता आवाज उठा रही है, मांग कर रही है, पूरा नहीं कर रही है। मतलब क्या है कि भाई लोग जो हैं वो डेमोक्रेसी से सेटिस्फाइड नहीं हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब कि डेमोक्रेसी के बारे में जब हम बात करते हैं, जब हम थ्योरी में उसके बारे में पढ़ते हैं, तब ये तो हम कहते हैं कि भाई डेमोक्रेसी सबसे अच्छी है। लेकिन जब हम रियल लाइफ में आते हैं तो रियल लाइफ में लोग क्या होते हैं, डेमोक्रेसी से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, यानी कि डेमोक्रेसी को उतना अच्छा नहीं मानते हैं। और लोगों को लगता है कि क्या डेमोक्रेसी जो है वो अच्छी है, तो लोगों कहेंगे कि नहीं भैया सही से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, अब यहां पर ये जो बात है, ये चीज देखकर हमारे सामने ये सवाल उठता है कि क्या ये जो डेमोक्रेसी को हम पसंद करते हैं या फिर डेमोक्रेसी के बारे में हम बात करते हैं बड़ी बड़ी, क्या हम सिर्फ मोरल रीजन से बात करते हैं या फिर कुछ ऐसा रीजन भी है कि जिसकी वजह से रियलिटी में हम लोग को डेमोक्रेसी रखना चाहिए, या सिर्फ की बात थ्योरी में बहुत अच्छा बात है, हम लोग को भाई चोरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये क्या बात है, एक तरीके से आइडियल बात है कि हाँ भाई चोरी नहीं करना चाहिए, बदमाशी नहीं करना चाहिए, मारपीट नहीं करना चाहिए, इस तरीके का सिर्फ मोरल रीजन से हम डेमोक्रेसी को कह रहे हैं कि हाँ हाँ डेमोक्रेसी अच्छी है। क्या ऐसी बात है क्या, या फिर कुछ ऐसा हमारे पास रीजन है, रियलिटी में प्रैक्टिकल रीजन है जिसकी वजह से डेमोक्रेटिक सरकार बननी चाहिए। अब यहां पर देखते हैं हम कुछ एग्जाम्पल या फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारे पास रीजन है जिसकी वजह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमको बनानी चाहिए या फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रियलिटी में अच्छी होती है। तो आज अगर हम देखें तो आज पूरी दुनिया में करीब 100 से भी ज्यादा देश हैं जो कि एक तरीके से क्लेम करते हैं कि वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स अपने देश में अपनाते हैं, यानी किसी न किसी तरीके से वो चुनाव करवाते हैं, किसी न किसी तरीके से वो चुनाव में नेता चुनते हैं और डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं है उनके देश में, ये उनका मानना है, ये वो कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि उनके देश में संविधान भी है, कॉन्स्टिट्यूशन भी है, उनके यहां इलेक्शन भी होता है, पार्टीज भी हैं और साथ में जनता को कुछ बेसिक राइट्स भी दिए गए हैं। अब यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर ये जो फीचर्स हैं ये आपको मोस्टली कॉमन मिलेंगे सभी में। मतलब जो भी डेमोक्रेसी होगा वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज होंगी, लोग वोट देंगे, लोगों को कुछ बेसिक अधिकार होंगे, इसके साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ये सभी चीजें होंगी। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल में आते हैं और प्रैक्टिकल में देखते हैं सभी देशों को जिनमें डेमोक्रेसी है जहां पर, तो उनमें पता चलेगा कि सभी देश एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग हैं। क्यों अलग हैं? क्योंकि उनका सोशल सिचुएशन अलग है, साथ में उनका जो इकोनॉमिक अचीवमेंट रहा है पिछले 50 सालों में, 100 सालों में, वो काफी अलग रहा है, और साथ में सभी देशों का कल्चर भी अलग रहा है। इस वजह से सभी जो डेमोक्रेसी हैं एक दूसरे से काफी अलग अलग दिखती हैं। कुछ डेमोक्रेसी बहुत सक्सेसफुल हो गए, जैसे यूएसए हो गया, साउथ कोरिया हो गया, या फिर आपको यूरोप के देश। वहीं दूसरे कुछ डेमोक्रेसी ऐसे भी हैं जो कि उतने सक्सेसफुल नहीं होने पाए हैं। ठीक है, अब यहां पर आगे देखें तो आगे यहां पर क्या कहा जा रहा है, व्हाट मे बी अचीव्ड और नॉट अचीव्ड अंडर ईच ऑफ दीज डेमोक्रेसीज विल बी वेरी डिफरेंट। यानी कि डेमोक्रेसी में क्या हम अचीव करते हैं और नहीं करते हैं ये डेमोक्रेसी के ऊपर डिपेंड करता है। हर देश का अपना अलग एक तरीके से पूरा इतिहास रहा है। कुछ देशों ने डेमोक्रेसी का यूज करके काफी अच्छा अपने आप को बना लिया, कुछ देशों की स्थिति बहुत खराब हो गई। यह चीज यहां पर आपको समझने वाली बात है। अब यहां पर कहा जा रहा है, बट इज देयर समथिंग दैट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम एवरी डेमोक्रेसी जस्ट बिकॉज इट इज डेमोक्रेसी। क्या हम कुछ ऐसी मांगे डेमोक्रेसी से रख सकते हैं या फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भैया ये चीज तो हमको मिलना चाहिए क्योंकि हमारे देश में डेमोक्रेसी है, चाहे और कुछ मिले या फिर ना मिले, ये बेसिक चीज हमको मिल जाए, बस इतना ही मेरी ख्वाहिश है, इतनी ही मेरी तमन्ना है, या ये कुछ हो सकता है। तो उसी चीजों को हम यहां पर अब देख लेते हैं कि बेसिक चीजें हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं किसी भी डेमोक्रेसी से। हमने एक बात तो देखी
कि भैया जो डेमोक्रेसी है ना वो बहुत अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्या क्या फायदा होता है? तो भैया फायदा क्या होता है कि देखिए इक्वालिटी मिलता है, डिग्निटी इंप्रूव होता है, क्वालिटी का डिसीजन मेकिंग का क्वालिटी इंप्रूव होता है, कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने का हमारे पास तरीका होता है। तो मतलब क्या है, डेमोक्रेसी बहुत ही अच्छी है। लेकिन इसी की वजह से एक और हमारे सामने प्रॉब्लम आ जाता है। प्रॉब्लम यह आ जाता है कि हम लोग डेमोक्रेसी के बारे में इतना इंटरेस्ट लेते हैं, इतना बात करते हैं, इतना अपने दिमाग में सोच बना लेते हैं कि डेमोक्रेसी से हमें ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, बहुत चीजें मिलना चाहिए। तो उससे प्रॉब्लम यह होता है कि कई बार हम ये सोचते हैं कि भाई डेमोक्रेसी जो है ना वो अगर हमारे देश में आ गया तो हमारे देश के सारे सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे, पॉलिटिकल प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे, सब चीज सॉल्व हो जाएगा और हमारे देश में राम राज्य आ जाएगा, किसी को कोई दुख तकलीफ नहीं होगा। ये हम लोग सोचकर बैठ जाते हैं। और रियलिटी में जब ऐसा कुछ नहीं मिलता है या फिर कोई भी कमी रह जाती है कि भाई हमारे देश में तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, अभी तक लोग गरीब हैं, अभी तक हमारे देश में जातिवाद है, हमारे देश में लोग धर्म के आधार पर लड़ते हैं, तो हम बोलते हैं ना भैया प्रॉब्लम हुआ तो जाकर कहां है जानते हैं, डेमोक्रेसी है हमारे देश में। डेमोक्रेसी नहीं होता ना तो सब सॉल्व हो जाता। यही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि भैया हम लोग के कुछ भी डिमांड पूरा नहीं होता है, हम लोग का कुछ भी एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, डेमोक्रेसी को ही गाली देने लगते हैं और बोलते हैं कि डेमोक्रेसी है इसी वजह से प्रॉब्लम है, डेमोक्रेसी नहीं होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा। और साथ में हम ये भी डाउट करने लगते हैं कि क्या हम रियलिटी में डेमोक्रेसी में रहते हैं, क्या हमारा देश डेमोक्रेटिक है या फिर हम लोग डेमोक्रेसी हम लोग का गड़बड़ा गया है कुछ। ये हमारे साथ प्रॉब्लम हो जाती है। तो देखिए यहां पर अगर हम देखें तो जब भी हमें आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी बात करनी है, यानी डेमोक्रेसी से हमें क्या प्राप्त होगा इसके बारे में अगर हमें बात करनी है, तो सबसे पहले हमें यह ध्यान में रखना है कि जो डेमोक्रेसी है वो सिर्फ और सिर्फ एक सरकार का रूप है। यानी सरकार कैसी बनेगी, किसके द्वारा बनाई जाएगी, यह एक तरीके से रूप है। जैसे किसी देश में कोई राजा होता है, किसी देश में किसी मिलिट्री का रूल होता है, उसी देश में उसी तरीके से डेमोक्रेसी में क्या होता है, जनता द्वारा सरकार को चुना जाता है। बस इतना है डेमोक्रेसी। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि जो डेमोक्रेसी है वो सिर्फ एक तरीके का कंडीशन क्रिएट करती है कि भाई जनता के हाथ में पावर है और जनता जो है वो अपने राजा को चुन सकती है, अपने शासक को चुन सकती है। अब इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपको कुछ हाथ में हथियार दिया गया है, पावर दिया गया है, तो आपको उस पावर का यूज करना होगा। मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि आप जनता हैं तो आपको ऐसे कंडीशन या फिर अपने पावर का इस्तेमाल करना होगा कि आपके जो भी डिमांड है, आपकी जो भी जरूरत है उसको आप पूरा करें। मतलब कि डेमोक्रेसी आपको मिल गई, आप वोट देकर सरकार बना सकते हैं, अपने शासक को हटा सकते हैं, तो आपको उसको यूज करना पड़ेगा। समझ गए? और आप उसको यूज करके ही अपने जरूरत के हिसाब से बदलाव ला सकते हैं। आपको सिर्फ गाली देने से कुछ नहीं होगा कि डेमोक्रेसी खराब है या फिर नेता खराब है, उससे नहीं होगा। आपको खुद से बदलाव लाना होगा। अब यहां पर देखें आगे हम क्या देखने वाले हैं कि भैया देखो हम डेमोक्रेसी से रीजनेबली क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और साथ में डेमोक्रेसी के रिकॉर्ड को भी हम देखेंगे कि पास्ट में डेमोक्रेसी ने कैसा परफॉर्म किया है। तो यहां पर हमारे सामने आगे आ जाता है टॉपिक क्या है? अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। ये क्या है टॉपिक? यहां पर टॉपिक एक तरीके से है कि जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी हमें बिल्कुल ही क्या प्रोवाइड करनी चाहिए। भाई आओ कुछ मिले चाहे नहीं मिले, बस हमको ई दे दो, आओ कुछ नहीं चाहिए, यही हमको चाहिए और ये तो मिलना ही चाहिए अगर मेरे देश में डेमोक्रेसी है तो उन पॉइंट्स को, उन चीजों को हम यहां पर देख लेते हैं। अब यहां पर यही कहा जा रहा है देयर आर सम थिंग्स दैट डेमोक्रेसी मस्ट प्रोवाइड। मतलब किसी देश में डेमोक्रेसी है तो कुछ चीजें तो बिल्कुल ही मिलनी चाहिए। अगर ये चीजें नहीं मिलती हैं तो हम नहीं कहेंगे कि उस देश में डेमोक्रेसी है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले यहां पर कहा जा रहा है इन अ डेमोक्रेसी वी आर मोस्ट कंसर्न्ड विद इंश्योरिंग दैट पीपल हैव राइट टू चूज देयर रूलर्स एंड पीपल हैव कंट्रोल ओवर द रूलर्स। मतलब क्या कि मतलब डेमोक्रेसी में सबसे बेसिक चीज क्या है कि जनता के पास ये पावर होना चाहिए कि वो अपने शासक को, अपने रूलर को, अपने जो नेता लोग हैं उनको चुन सके और साथ में उनके ऊपर कंट्रोल भी रहे।
चुन सके, कंट्रोल भी रहे। का मतलब क्या है? हमारे देश में जैसे क्या होता है, आपने वोट दिया, सरकार बनी, सरकार 5 साल के लिए बनती है। 5 साल के लिए अगर सरकार बनी तो 5 साल फिर बाद फिर से इलेक्शन होगा। तो आपके पास क्या है? आपके पास क्या है? कंट्रोल है कि भैया एक बार तो तुम जीत के गए थे ना, तुमने काम किया या फिर नहीं किया, दोबारा तो मेरे ही पास आओगे वोट लेने। तो क्या हो गया? यहां पर पब्लिक के पास क्या है? कंट्रोल है कि किसको वो इलेक्शन में जिताती है और किसको हराती है। राजा कौन बनेगा, शासक कौन बनेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये जनता डिसाइड करेगी। तो यहां पर क्या हो गया? हमारे देश में क्या डेमोक्रेसी है? डेमोक्रेसी का ये क्राइटेरिया हमारे देश में फुलफिल होता है? जी हां, होता है। हर 5 साल में जनता के पास ये पावर आता है कि वो अपने राजा को हटा सकती है पावर से। ठीक है। और यहां पर आगे कहा गया है, व्हेनेवर पॉसिबल एंड नेसेसरी सिटीजन शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग दैट अफेक्ट देम ऑल। जहां भी हो सके, जहां भी पॉसिबल हो सके, वहां पर जनता की हिस्सेदारी हो कानून बनाने में या फिर फैसले लेने में जो कि उनको प्रभावित करती है, जो कि जनता को प्रभावित करती है। अब बोलेंगे सर ये चीज तो हमारे देश में नहीं होता है। हमारे देश में तो सिर्फ हम क्या करते हैं ना कि 5 साल में एक बार इलेक्शन आता है, हम लोग वोट दे देते हैं। नहीं, यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप इलेक्शन में 5 साल में सिर्फ वोट देते हैं कहां पर? सेंट्रल गवर्नमेंट में, सेंट्रल, इसके साथ ही स्टेट गवर्नमेंट में। लेकिन जो लोकल लेवल पर इलेक्शन होता है, आपके गांव में पंचायत वाला इलेक्शन होता है, वहां पर क्या होता है? वहां पर आप मुखिया तो चुन लेते हैं, लेकिन वहां पर एक कंसेप्ट होता है, किस चीज का? ग्राम सभा का। ग्राम सभा में क्या होता है? गांव के लोग एक साथ बैठते हैं और गांव से जुड़ी हुई मुद्दों का डिसीजन लेते हैं। तो वहां पर क्या हुआ? यह चीज लागू हुआ या फिर नहीं लागू हुआ कि जहां भी पॉसिबल हो सके जनता को इन्वॉल्व करो डिसीजन लेने में। तो ग्राम सभा डिसीजन किसके लिए ले रही है? खुद के लिए, अपने गांव के लिए, अपनी भलाई के लिए। तो यह चीज लागू हुआ या फिर नहीं हुआ? बिल्कुल लागू हुआ। हमारे देश में हो रहा है यह चीज लागू। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा भैया? बिकॉज हमारे देश में क्या है, 140 करोड़ लोग हैं। तो 140 करोड़ से क्या केंद्र सरकार पूछ सकती है कि ये करें या फिर नहीं करें? नहीं पूछ सकती है। गांव में ग्राम सभा पॉसिबल है, 100 लोग 200 लोग बैठकर डिसीजन ले लेंगे, सारा काम हो जाएगा, गांव का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो यहां पर बेसिक आउटकम क्या होना चाहिए डेमोक्रेसी का? कि भाई इट प्रोड्यूसेस अ गवर्नमेंट दैट इज अकाउंटेबल टू द सिटीजन्स एंड रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ सिटीजन्स। यानी कि एक ऐसी सरकार होनी चाहिए जो कि जनता के प्रति जवाबदेह हो और साथ में वो जनता की जरूरत और एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम करे। यानी जनता को जैसा जरूरत है, जैसा वो चाहती है, वैसा सरकार परफॉर्म करे और जवाबदेह हो जनता के प्रति। मतलब कि वो क्या करे, एक तरीके से जनता के पास जाए कि भैया हमने ये काम किया। तो होता है ना कि भाई हर 5 साल में पार्टी आती है, बोलती है कि भैया 5 साल से हम सरकार में थे, हमने ये काम किया है, हमको फिर से वोट दो। फिर जनता देखेगी कि भैया सही में काम किया था, नहीं किया था का, वोट नहीं देंगे अब की। तो ये एक तरीके से होता है। ठीक है। लेकिन यहां पर आगे देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है। तो आगे हमारा सामने अगला क्वेश्चन क्या आ जाता है? इज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट? क्या जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, क्या ये एफिशिएंट होती है? मतलब कि एफिशिएंसी से काम करती है? बस कहने के लिए हमने नेता को चुनकर बैठा दिया और वो लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, देश का विकास ही नहीं होने पा रहा है, कुछ हो ही नहीं पा रहा है, बस हम लोग नेता को चुन लिए और खुश हो रहे हैं कि भैया हम लोग के देश में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी है। यह चीज हम देखने वाले हैं कि क्या जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार होती है, क्या वो रियलिटी में एफिशिएंट होती है, इफेक्टिव होती है? क्या वो होती है? ये चीज देखते हैं। अब यहां पर कुछ लोगों का मानना क्या है कि भैया जो डेमोक्रेसी से जो सरकार बनती है वो कम इफेक्टिव है। कम इफेक्टिव है किसके कंपैरिजन में? दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के, राजा के शासन या फिर मिलिट्री का शासन, कम्युनिस्ट पार्टी के शासन के कंपैरिजन में क्या है? कम इफेक्टिव है, सही तरीके से काम नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि भैया यहां पर स्लो प्रोसेस होता है। अब यहां पर स्लो प्रोसेस होता है क्यों? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में स्लो प्रोसेस क्यों होता है? क्योंकि जो नॉन डेमोक्रेटिक रूलर होते हैं, जैसे कोई राजा है या फिर कोई डिक्टेटर है, मिलिट्री का शासन है या फिर कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है, तो वहां पर क्या होता है? वहां पर जो रूलर है उसको
असेंबली में लोगों को मनाने का, लोगों से बातचीत करने का, मेजोरिटी बनाने का, पब्लिक ओपिनियन का कोई टेंशन नहीं होता है। राजा साहब को आज मन किया कि यहां पर रोड बनाना है, तो राजा साहब ने ऑर्डर दे दिया और लोग लग गए काम करने में, रोड बनाने में। उनको यह मतलब नहीं है कि जनता खुश है, नाराज है, पसंद करेगी, नहीं पसंद करेगी। राजा साहब को इस पूरे प्रोसेस से कोई मतलब नहीं है। बस वहां पर मतलब क्या है कि राजा साहब का मन करना चाहिए। तो वहां पर वो जिस दिन ऑर्डर देंगे, बस मुंह से निकला और उनके लोग जाकर रोड बनाना शुरू कर देंगे। तो ये काफी फास्ट प्रोसेस है कि नहीं है? बिल्कुल फास्ट प्रोसेस है। और वो काफी क्विक होते हैं और काफी एफिशिएंट होते हैं और उनका इंप्लीमेंटेशन भी काफी फास्ट होता है। एग्जाम्पल दिया कि कैसे, तो भैया राजा साहब का मन किया, बिल्कुल उसी तरीके से जब वहां पर कहीं पर मिलिट्री रूल होगा तो ऐसा ही होगा, कहीं पर किसी डिक्टेटर का रूल होगा तो ऐसा ही होगा। नॉन डेमोक्रेटिक में ऐसा ही होता है कि सरकार ने एक बार तय किया कि कहीं पर कोई काम करना है, तुरंत काम होता है बिना कोई टाइम पास का। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, यह चीज हम देख लेते हैं। इसका कारण यह है कि जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या कि जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि डेमोक्रेसी में जब तक सभी लोग, मतलब सरकार में जितने नेता लोग चुनकर बैठे हुए हैं, अपोजिशन पार्टी है या फिर पब्लिक का ओपिनियन है, सभी लोग जब तक एक तरीके से एग्री नहीं हो जाएंगे तब तक कोई भी डिसीजन को आगे नहीं बढ़ाया जाता है। डेमोक्रेसी का मतलब ही है कि भाई जनता खुश है, जनता को मर्जी है, तभी कोई डिसीजन लिया जाएगा। तो मतलब क्या है, डेमोक्रेसी में हमेशा डिलिब्रेशन पर और नेगोशिएशन पर ध्यान दिया जाता है। इसी वजह से देरी होती है कि पहले सभी लोगों को बात बताया जाता है, समझाया जाता है, एग्री किया जाता है कि हाँ हाँ ये डिसीजन सही है, सभी लोग एग्री कर जाते हैं, मेजोरिटी एग्री कर जाता है, तब कोई डिसीजन को आगे बढ़ाया जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, क्या वो इनएफिशिएंट हो गया? एक तरीके से कहें तो यह बात सही हो सकता है। लेकिन अब हम देखते हैं कि यह जो बात हुआ कि हमारे को टाइम ज्यादा लगा डेमोक्रेसी में, क्या वो हमारे लिए नुकसान है या फिर अच्छी बात है? यह जरा सा देखते हैं। तो यहां पर हमें कॉस्ट की बात करनी होगी, मतलब क्या हमें फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, यह जरा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले सोचिए, कोई सरकार है, मतलब कोई राजा वाला ही सरकार है, कोई राजा साहब हैं जो कि अपने देश पर शासन कर रहे हैं। तो वो डिसीजन जो लेते हैं, उनके द्वारा जो डिसीजन लिया जाता है, वहां पर वो जो सरकार होती है उसके द्वारा जो डिसीजन लिया जाता है, वो बहुत फास्ट डिसीजन लेती है, बहुत स्पीड में, एकदम झटका से डिसीजन लेती है। लेकिन वो जो डिसीजन है उसको लोगों द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, लोग नाराज हो जाते हैं। तो क्या होगा? सरकार ने डिसीजन ले लिया, लोग नाराज हैं, कोई मतलब नहीं है कि लोग नाराज हैं, खुश हैं, कुछ भी हैं। बस क्या हुआ कि सरकार ने डिसीजन ले लिया। प्रॉब्लम कब आएगा? प्रॉब्लम जब उस डिसीजन को इंप्लीमेंट किया जाएगा, उस समय आएगा, या फिर उसके कुछ समय बाद आएगा प्रॉब्लम कि लोग तो राजी नहीं थे, यहां पर जो डिसीजन था ये गलत हो गया, इसको अब क्या किया जाए। तो ये चीज एक तरीके से होती है वहां पर। लेकिन जब हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ज्यादा समय लिया जाता है। किसी भी डिसीजन को लेने से पहले क्या किया जाता है? ज्यादा समय लिया जाता है। उस पूरे डिसीजन को लेने में बहुत सारे प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं और साथ में लोगों से डिस्कशन किए जाते हैं। तो अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो डिसीजन को लेने से पहले ही वो प्रॉब्लम सामने आ जाती है कि भैया यहां पर ये चीज करोगे ना तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जनता ये चीज करने से खुश नहीं है। जितनी भी प्रॉब्लम हो सकती हैं वो डिसीजन लेने से पहले ही हमारे सामने आ जाती हैं। तो उससे क्या होता है कि कोई भी डिसीजन अगर गलत है तो वो हम कैंसिल कर देते हैं, कोई डिसीजन सही है तभी हम उसके साथ आगे बढ़ते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम डेमोक्रेसी में कोई भी डिसीजन को ले रहे हैं तो वो डिसीजन क्या है? सभी लोगों को एक्सेप्टेबल है, क्योंकि सभी लोगों को पता है, सभी से डिस्कशन हुआ है, सभी लोगों को एक्सेप्टेबल है, और साथ में वो जो डिसीजन है ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव है, मतलब कि उसके गलत होने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, तो क्या हम थोड़ा सा टाइम देकर इस तरीके का सही डिसीजन का गारंटी हमारे लिए सही है या गलत है? तो बिल्कुल सही है। थोड़ा सा क्या हुआ, हमको टाइम ज्यादा लगा, लेकिन हमारा जो डिसीजन है वो बहुत अच्छा हो गया, प्यूरिफाई हो गया, गलत डिसीजन होने का चांस बहुत कम हो गया, लोगों के नाराज होने का चांस बहुत कम हो गया, लोग जो हैं अब बहुत खुश हैं।
क्यों? क्योंकि उनसे पूछा गया है, उनसे बात किया गया है और गलत डिसीजन लेने के चांसेस भी बहुत कम हो गए हैं। अब साथ में यहां पर आगे इसी पॉइंट से जुड़ा हुआ आगे हमारे पॉइंट एक और आ जाता है इसी से जुड़ा हुआ, और वो ये है कि जो डेमोक्रेसी है यहां पर कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो उसमें नॉर्म्स और प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाता है, यानी कि बहुत ही एकदम स्ट्रिक्ट नियम कानून के तहत कोई भी डिसीजन लिया जाता है। तो इससे क्या होता है? इससे यह होता है कि कोई भी सिटीजन, कोई भी नागरिक, वो अगर जानना चाहे कि भाई कोई भी डिसीजन सही तरीके से लिया गया था या फिर नहीं लिया गया था, कोई भी डिसीजन में लोगों से डिस्कशन हुआ था या फिर नहीं हुआ था, सरकार ने कोई गलत काम तो नहीं किया था, यहां पर सरकार ने कोई घोटाला तो नहीं किया था, तो इसको अगर कोई आदमी जानना चाहे, जांच करना चाहे, तो वो आसानी से जाकर क्या कर सकता है? एग्जामिन कर सकता है, डिसीजन मेकिंग के पूरे प्रोसेस को चेक कर सकता है कि कोई इंजीनियर है, उसने परमिशन दिया या फिर नहीं दिया, मंत्री जी ने हां बोला या फिर नहीं बोला, पैसे जितने बोले गए थे उतने ही दिए गए या फिर ज्यादा दिए गए, घोटाला हुआ या फिर नहीं हुआ, यहां पर कोई काम में गड़बड़ी हुई कि नहीं हुई, सभी चीज कोई भी आम नागरिक जाकर चेक कर सकता है। आप यहां पर अगर जान लें तो आरटीआई क्या होती है? एक तरीके से कानून है हमारे देश में कि आप क्या कर सकते हैं, सरकार से कुछ भी कानून जाकर, कुछ भी जानकारी जाकर निकाल सकते हैं कि भाई हमारे घर के बगल में एक रोड बन रहा है, उस रोड में कितना खर्चा हुआ, तो जो टेंडर निकला, जो काम करने का ठेका दिया गया, वो कितने पैसों में दिया गया, कितने दिन में पूरा करना है, ये सारा जानकारी, आप कोई भी जानकारी आप जाकर सरकार से पूछ सकते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है? ट्रांसपेरेंट होती है। और यहां पर ये जो चीज है ना, ये नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में मौजूद नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए आप चाइना को ले लीजिए, बगल में चाइना है, आप वहां पर जाकर सरकार से कुछ भी पूछे तो आपको जवाब देगी, तुरंत जेल में उठा कर डाल देगी कि तुम कौन रे, तुम कहां से पूछा हमसे, तुम कौन क्वेश्चन होता है पूछने वाला। तो यह चीज होता है जो कि डेमोक्रेसी में होता है कि गवर्नमेंट क्या होती है? ट्रांसपेरेंट होती है। आप सरकार को जाकर गाली भी दे सकते हैं, सरकार से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और जानकारी भी निकाल सकते हैं कि कहीं पर कुछ चीज गड़बड़ हुआ या फिर नहीं हुआ। तो जब भी हम डेमोक्रेसी के आउटकम की बात करें तो डेमोक्रेसी में हमें एक चीज तो मिलना ही चाहिए, और वो ये है कि हमारा एक तरीके से जो सरकार बने डेमोक्रेसी में, वो प्रोसीजर्स को फॉलो करे और साथ में जनता के प्रति जवाबदेह हो, अकाउंटेबल हो, और साथ में ट्रांसपेरेंसी को भी मेंटेन करके रखे। ठीक है, तो ये पॉइंट भी डेमोक्रेसी में होना ही चाहिए जब भी हम डेमोक्रेसी की बात करें। अब यहां पर आगे कहा जा रहा है, वी कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट दैट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डेवलप्स मैकेनिज्म फॉर सिटीजंस टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल एंड मैकेनिज्म फॉर सिटीजंस टू टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग वेरेवर दे फिट। फिर से वही बात कि जहां पर हो सके वहां पर जनता को इन्वॉल्व करना है, और साथ में जो जनता है वो सरकार को क्या कर सके? अकाउंटेबल घोषित कर सके। तो हमारे देश में ये कैसे होता है? हमारे देश में आरटीआई के जरिए होता है। हमारे देश में जो जनता है वो जाकर किसी भी चीज के बारे में जानकारी निकाल सकती है, सरकार के किसी भी डिसीजन के बारे में जानकारी निकाल सकती है। तो इस तरीके से ये आरटीआई काम करता है। अब यहां पर आगे देखिए, तो आगे यहां पर कहा जा रहा है कि अगर आप डेमोक्रेसी को नापना चाहते हैं एक्सपेक्टेड आउटकम के आधार पर, तो आप एक तरीके से कुछ और चीजें हैं जो कि किसी भी डेमोक्रेसी में होनी ही चाहिए। वो क्या है? रेगुलर, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, मतलब कि इलेक्शन रेगुलर होना चाहिए, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए, और साथ में वहां पर जो इलेक्शन हो उसमें सभी को इक्वल ट्रीट किया जाए, और जो रूलिंग पार्टी है उसके हारने के चांसेस भी हों। मतलब रूलिंग पार्टी के पास ऐसा एडवांटेज ना हो कि वो सरकार में बैठी है तो उसको कोई हटा ही नहीं सकता है, उसके हारने के चांसेस होने चाहिए बिल्कुल। और साथ में यहां पर डेमोक्रेसी में और क्या होना चाहिए या फिर होता है, तो जो कोई भी बड़ा डिसीजन लिया जाता है, कोई भी सरकार बड़ा डिसीजन लेती है, उस पर सबसे पहले ओपन पब्लिक डिबेट होता है, और साथ में जो लोग हैं उस पर डिस्कशन करते हैं, और जनता के पास ये ऑप्शन होता है कि वो सरकार और सरकार से जुड़ी हुई जो पूरा फंक्शनिंग है उसका इंफॉर्मेशन वो प्राप्त कर सके। तो हमारे देश में ऐसा होता है क्या? जी हां, होता है। सरकार कोई भी डिसीजन लेती है तो जो न्यूज होती है, न्यूज चैनल, वहां पर आपने देखा होगा कि नेता लोग आपस में बैठकर बहुत बहस करते रहते हैं। तो बहस क्या करते हैं? सरकार के डिसीजन के ऊपर। कोई बोलता है कि सरकार ने गलत किया, जनता के साथ गलत हो रहा है, सरकार बोलती है कि नहीं नहीं हमने बहुत सही किया, जनता के साथ हम बहुत सही कर रहे हैं। तो वहां पर क्या होता है? वहां पर जो सरकार के डिसीजन है उसके ऊपर क्या होता है? ओपन पब्लिक डिबेट होता है कि कोई भी डिसीजन लिया जाए या फिर नहीं लिया जाए। जनता को लगता है कि अगर डिसीजन गलत हो रहा है तो जनता रोड पर आकर विरोध
विरोध प्रदर्शन करती है, जो अपोजिशन पार्टी हैं वो विरोध प्रदर्शन करते हैं और सरकार जो है उसको डिसीजन वापस लेना पड़ता है। और कोई भी डिसीजन सरकार आगे तभी बढ़ाती है जब वो डिसीजन क्या होता है, सही होता है और सभी लोगों को एक्सेप्टेबल होता है। ठीक है, अब यहां पर आगे देखें तो अभी तक तो हमने देख लिया क्या कि जो गवर्नमेंट है, कौन सा गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, उससे क्या एक्सपेक्टेशन होने चाहिए। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी भी डेमोक्रेसी से हमें क्या एक्सपेक्टेशन होने चाहिए, तो यहां से आप आंसर कर सकते हैं। अब हम आते हैं अगले सेक्शन में। अगले सेक्शन यहां पर कहता है कि लेकिन एक्चुअल परफॉर्मेंस जो होता है डेमोक्रेसी का, रियलिटी में डेमोक्रेसी जब इस मामले में देखी जाती है तो यहां पर मिक्स रिकॉर्ड हमें देखने को मिलता है। तो यहां पर कहा जा रहा है कि जो डेमोक्रेसीज हैं वो काफी सक्सेसफुल रही हैं रेगुलर, फ्री और फेयर इलेक्शन के मामले में, और वहां पर ओपन पब्लिक डिबेट भी हमें देखने को मिलता है। लेकिन यहां पर कहा जा रहा है कि ज्यादातर जो डेमोक्रेसीज हैं वो आपको ऐसे इलेक्शन करवाने में सफल नहीं होने पाती हैं जहां पर सभी लोगों को आपको फेयर चांस मिले, सभी लोगों को इक्वल चांसेस मिले और सभी जो डिसीजन हो उस पर पब्लिक डिबेट हो। कई बार क्या होता है, कई बार एक तरीके से जो सरकार है वो डिसीजन डिबेट नहीं भी करवाती है और बिना बातचीत के भी कानून पास करवाने की कोशिश करती है या फिर कानून पास भी करवा देती है। और साथ में कई बार सरकारें क्या होती हैं, वो एक तरीके से जनता के साथ इंफॉर्मेशन शेयर भी नहीं करती है, जनता से जानकारी छुपा कर रखी जाती है। यह चीज भी कई बार होता है। मतलब यह हुआ कि आप अगर एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं गवर्नमेंट से, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से, तो जरूरी नहीं है कि वो फुलफिल हो जाए, वो फुलफिल होनी चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो फुलफिल नहीं होता है। तो सिंपली हम यहां पर क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि भाई देखो गड़बड़ है, यहां पर कमी है, लेकिन फिर भी क्या है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो एक तरीके से दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से इन मामलों में बहुत ही अच्छे हैं। मतलब कि जब हम दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से देखते हैं तो उसके कंपैरिजन में जो हमारा डेमोक्रेटिक है वो तो बहुत ही अच्छा है। थोड़ा मोड़ा कमी है, उसको सुधार दिया जाए, कोई कमी नहीं रहेगा, सब चीज ठीक रहेगा। मतलब कि अब कुछ भी कमी है लेकिन फिर भी टेढ़ा है पर मेरा है वाला हिसाब है ना, बिल्कुल वही चीज है कि थोड़ा सा कमी है लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है। ठीक है, आगे यहां पर कहा जा रहा है कि भाई इट मे बी रीजनेबल टू एक्सपेक्ट फ्रॉम डेमोक्रेसी अ गवर्नमेंट दैट इज अटेंटिव टू द नीड्स एंड डिमांड ऑफ द पीपुल एंड इज लार्जली फ्री ऑफ करप्शन। साथ में हमें यह भी एक तरीके से ध्यान देना चाहिए कि हम जो हैं, यानी जो आम जनता है, वो डेमोक्रेसी से अगर एक्सपेक्टेशन रखे तो ये एक्सपेक्टेशन रखना कोई बुरी बात नहीं है, ये भी एक तरीके से एक्सपेक्टेशन हमें रखना चाहिए। और साथ में किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को ये चीज तो प्रोवाइड करनी चाहिए, और ये क्या है, अटेंटिव टू द नीड्स एंड डिमांड ऑफ द पीपल, यानी जनता की जरूरत और जनता की एक तरीके से आकांक्षाओं के हिसाब से सरकार को काम करना चाहिए। जनता चाहती है कि रोड बने हमारे इलाके में, सरकार रोड बनाएगी। जनता चाहती है कि हॉस्पिटल खुले तो हॉस्पिटल बनाएगी। जनता चाहती है कि हमारे इलाके में एक खेल का मैदान बने तो सरकार को खेल का मैदान बनाना होगा। जनता की जैसी जरूरत होगी सरकार को वैसा काम करना होगा। और साथ में फ्री ऑफ करप्शन फ्री गवर्नमेंट भी जनता को मिलना चाहिए, जनता का हक है। यानी कि जो सरकार बने वो करप्शन नहीं करे, गड़बड़ नहीं करे, घोटाला नहीं करे, तो क्या होगा, वो हमें एक तरीके से अच्छा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मिलेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं तो इस मामले में भी जो डेमोक्रेसीज हैं वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करने पाई हैं। डेमोक्रेसी में कई बार ऐसा होता है कि जनता माथा पीटते रह जाती है, अपना डिमांड करते रह जाती है कि भैया हमको ये दे दो दे दो दे दो, यहां पर लेकिन सरकारें जो होती हैं वो इग्नोर कर देती हैं लोगों के डिमांड को और अपनी मर्जी से काम करते रहती हैं, और वहां पर वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हैं जनता के डिमांडों के ऊपर। और साथ में करप्शन की बात करें तो करप्शन के मामले में भी रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। हम अपने देश में ही जानते हैं कि करप्शन कितना ज्यादा होता है, और करप्शन, हम चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में करप्शन ना हो, लेकिन फिर भी हमें क्या होता है, करप्शन का सामना करना पड़ता है। और साथ में इसका मतलब क्या हो गया कि भैया जो डेमोक्रेसी है ना, ये इन सभी गड़बड़ों से अछूत नहीं है। डेमोक्रेसी में भी ये सब गड़बड़ हमें देखने को मिलती है। लेकिन यहां पर हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि यहां पर भी जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बराबर है या फिर उनसे अच्छी है।
कैसे? क्योंकि हमारे पास ये कोई प्रूफ नहीं है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेसी से अच्छे हैं करप्शन के मामले में। वहां पर भी गड़बड़ होता है, घोटाला होता है, हो सकता है डेमोक्रेसी से भी ज्यादा होता हो, क्योंकि वहां पर सवाल पूछने वाला कोई नहीं है। डेमोक्रेसी में तो सवाल पूछने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो हो सकता है कि सरकार कोई गड़बड़ ना करे, सरकार में काम करने वाले लोग कोई गड़बड़ ना करें डर से। लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में किसका डर? कोई भी सवाल नहीं पूछ सकता है। तो क्या होता है, हम ये प्रूफ नहीं कर सकते हैं कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ज्यादा अच्छी है। ठीक है, आगे यहां पर कहा जा रहा है कि एक चीज है जहां पर जो डेमोक्रेसी है वो बिल्कुल दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बहुत मामले में अच्छी है। क्या है? और वो है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है ना, वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है किसी देश में, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होने का मतलब क्या कि भाई जनता ने वहां पर वोट देकर सरकार को चुना है, ये सिंपल मतलब है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो सरकार है ये जनता की खुद की चुनी हुई सरकार है, ये जबरदस्ती वहां पर शासन नहीं कर रही है। देखिए, कहीं पर अगर राजा का शासन है तो वहां पर हो सकता है कि भाई राजा जबरदस्ती मिलिट्री पावर से, ताकत से शासन कर रहा है। जनता बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। जनता चाहती है कि भाई राजा को हटा दिया जाए, किसी दूसरे को बैठाया जाए राजा वहां पर, या फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन जाए। तो वो क्या लेजिटिमेट गवर्नमेंट है? जी नहीं। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है कि कोई भी राजा है, मतलब कोई भी प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, कोई भी पावर में बैठा हुआ व्यक्ति है, वो पावर में तभी तक रहेगा जब तक जनता चाहती है। जनता ने उसे अगर अगले इलेक्शन में हरा दिया तो वो चुपचाप घर जाकर बैठ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है ये जनता की सरकार होती है, और एक तरीके से क्या होती है? लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है। ये स्लो हो सकती है, लेस एफिशिएंट हो सकती है, कई बार हो सकता है कि रिस्पॉन्सिव ना हो, या फिर करप्शन भी होता हो, लेकिन क्या है, ये एक तरीके की लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। ठीक है, और इसी रीजन से क्या होता है कि डेमोक्रेसी के प्रति दुनिया के हर एक इलाके में आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो सरकार होती है ये जनता द्वारा चुनी हुई सरकार होती है। ठीक है, अब यहां पर आगे देखें तो यहां पर नीचे आपको दिखाया गया, ये जो चार्ट की बात की जा रही है, यहां पर चार्ट में दिखाया गया कि जो साउथ एशिया जो है, यहां पर जो देश है, इनमें हमको यह देखने को पता चलता है कि डेमोक्रेसी को सभी लोग पसंद करते हैं एक्सेप्ट पाकिस्तान। मतलब पाकिस्तान को छोड़कर सभी लोग सपोर्ट करते हैं डेमोक्रेसी को। जैसे यहां पर आप देख भी सकते हैं कि भाई बांग्लादेश में डेमोक्रेसी को 69%, इंडिया में 70%, नेपाल में 62%, श्रीलंका में 71%, लेकिन पाकिस्तान का 37% है। भैया वो अलग देश से, उसका बातें नहीं करना है। यहां पर अपना देश पर ध्यान दीजिए और दूसरा देश पर ध्यान दीजिए, इसको एक्सेप्शन में रखिए, इसका बात मत कीजिए पाकिस्तान का, बाकी सब देश का बात कीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम यहां पर क्या देखने वाले हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी कि अब हम देखेंगे कि जो हमारा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, लोकतांत्रिक सरकार है, जो जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है, वो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के मामले में कैसा परफॉर्म करती है, ये हम जरा सा अब देखने वाले हैं। अब यहां पर देखें, यहां पर अगर हम बात करते हैं डेमोक्रेसी से, तो डेमोक्रेसी में हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अच्छी सरकारें दे, जनता के प्रति काम करने वाली सरकार हो, जनता की सुनने वाली सरकार हो, जनता का ख्याल रखने वाली सरकार हो। लेकिन क्या हमें साथ में ये भी डिमांड रखना चाहिए, या फिर ये भी एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए कि ये सरकार जो है जनता द्वारा चुनी हुई, ये डेवलपमेंट भी करे? जी हां, बिल्कुल, क्योंकि डेवलपमेंट जो है वो भी जनता का अधिकार है, वो भी मिलना चाहिए। जनता का अधिकार केवल पॉलिटिकल इक्वालिटी ही नहीं है, साथ में इकोनॉमिक इक्वालिटी भी है, और साथ में डेवलपमेंट भी है। अच्छी सड़कें भी आपका अधिकार है, और साथ में अच्छे स्कूल भी आपका अधिकार है, अच्छे हॉस्पिटल भी आपका अधिकार है। और साथ में अगर हम बात करें तो यहां पर एविडेंस से हमें क्या पता चलता है? एविडेंस से हमें पता चलता है कि बहुत सारे जो डेमोक्रेसीज हैं इस एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पाते हैं। क्या नहीं पूरा कर पाते हैं? कि वो सही से इस मामले में परफॉर्म नहीं करने पाते हैं। डेवलपमेंट के मामले में जो डेमोक्रेसीज हैं वो दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से पीछे रह जाते हैं। तो यहां पर क्या हुआ है? डाटा दिखाया गया। डाटा किधर है भैया? डाटा इधर है, डाटा यहां पर है, नीचे आपको नेक्स्ट पेज में डाटा दिया गया है। तो यहां पर हमें क्या पता चलता है? यहां पर हमें पता चलता है कि जो डिक्टेटरशिप्स हैं उन्होंने कुछ अच्छा परफॉर्म किया है इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में हमारे डेमोक्रेसी के कंपैरिजन में, और साथ में जो डेमोक्रेसी है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में परफॉर्म नहीं करने पाई है, जो डिक्टेटरशिप है
उसके कंपैरिजन में, तो इससे हमें थोड़ा सा चिंता होना चाहिए या फिर होता भी है। लेकिन सिर्फ इस आधार पर कि थोड़ा सा पीछे रह गई ऑटोक्रेसीज से या फिर डिक्टेटरशिप से, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि भैया डेमोक्रेसी बेकार है उसको हटा दो, ये तो नहीं कह सकते सिर्फ एक पॉइंट के चलते, एक छोटी सी बात के चलते। लेकिन अगर हम देखें तो यहां पर हमें यह पता चलता है इस पॉइंट के साथ भी कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है किसी भी देश का, वो आपको कई सारी चीजों पर फोकस करता है, कई सारी चीजों से वो अफेक्टेड रहता है। जैसे कि देश में पॉपुलेशन कितनी है, ग्लोबल उस समय सिचुएशन कैसा है, हमको हमारे देश को, मतलब जो भी देश है, किसी भी देश को सपोर्ट करने वाले दूसरे देश कितने हैं। दूसरे देश अगर बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं तो नए नए टेक्नोलॉजी मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, तो देश का विकास आसानी से होगा। और साथ में देश ने किस तरीके का इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाया है, देश ने जैसा इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाया होगा वैसा देश का विकास होगा। जैसे हमारे देश में 1991 में क्या हुआ था, रिफॉर्म्स आए थे, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ था। तो उससे पहले देश का इकोनॉमिक पॉलिसी अलग था। 1991 के बाद देश का इकोनॉमिक पॉलिसी अलग हो गया। 1991 से पहले हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ उतना अच्छा नहीं था, लेकिन 1991 के बाद हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छा हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि हमने इकोनॉमिक पॉलिसी अपना चेंज कर दिया, उसमें सुधार लाया। तो इससे हमें क्या हुआ, हमारा देश का जो डेवलपमेंट था उसमें सुधार देखने को मिला। तो यह चीज भी काफी ज्यादा प्रभावित करती है। लेकिन यहां पर एक चीज बताया गया कि भाई देखिए, जो मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि जो गरीब आपके देश होते हैं, चाहे वो डिक्टेटरशिप हो या फिर आपका डेमोक्रेसी हो, उनके बीच में ज्यादा अंतर नहीं है। तो इससे हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसीज यहां पर आपके उतने ज्यादा पीछे नहीं है। ठीक है, आगे यहां पर कहा जा रहा है कि व्हेन वी फाइंड सच सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस इन रेट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बिटवीन कंट्रीज अंडर डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी, इट इज बेटर टू प्रेफर डेमोक्रेसी एज इट हैज सेवरल अदर पॉजिटिव आउटकम। कि भाई देखो, थोड़ा बड़ा हमें अंतर दिख रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में। तो यहां पर अगर हम देखें तो हम जो हैं डेमोक्रेसी को ही चुनेंगे, डेमोक्रेसी को चुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी में हमें इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ और भी बहुत सारी चीजें मिल रही हैं जो कि एक डिक्टेटरशिप में नहीं मिलता है। क्या मिलता है हमें डेमोक्रेसी में? इक्वालिटी मिलता है, डिग्निटी मिलता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन मिलते हैं, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट मिलती है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट मिलती है, और साथ में क्या मिलती है? साथ में हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। जैसे कि क्या मिलता है? जैसे कि अकाउंटेबल गवर्नमेंट मिलती है, और साथ में नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स को फॉलो करने वाली गवर्नमेंट मिलती है, और भी आपको ओपन पब्लिक डिबेट होते हैं हर एक चीजें पर। यानी कि क्या है, हमें क्या मिलता है? बहुत सारी चीजें मिलती हैं। अब यहां पर ये एक छोटा सा आपको चार्ट दिखाया गया है कि भाई देखो, हमारे देश में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कितनी है, कि अमीर के पास कितना पैसा है, मिडिल क्लास के पास और गरीब के पास कितना पैसा है। ये किसी डेमोक्रेसी का भी हाल है और दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे भी ये चीज हमें देखने को मिलता है। मतलब ये चीज हमें चेंज करने की या फिर इसको सुधारने की जरूरत है। ठीक है, अब यहां पर आगे देखें तो यहां पर इकोनॉमिक्स, ये इसको आप चाहिए तो चाहिए होगा तो चार्ट ये पढ़ लीजिएगा। जो मैंने पिछले अभी आपका पार्ट में पढ़ाया था, बताया था, वही चीज है। उसको आप चाहें तो यहां पर देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं अलग अलग कंट्रीज का, कि भाई डेमोक्रेटिक और डिक्टेटोरियल जो रेजिम थी इनके बीच में कितना डिफरेंस है, और साथ में इनइक्वालिटी देशों में कितनी है, कि भाई जो इनइक्वालिटी है वो आपको डेमोक्रेसीज में कितनी है और भी देशों में कितनी है, इसको आप यहां से देख सकते हैं। आगे हमारे सामने है रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, ये हम अब देखने वाले हैं। तो देखिए, चैप्टर के शुरू में हमने क्या बात किया था? चैप्टर के शुरू में हमने बात किया था कि डेमोक्रेसी में क्या होता है। डेमोक्रेसी में हम फोकस करते हैं इक्वालिटी के ऊपर। तो यहां पर जो डेमोक्रेसी है वो क्या करती है? इनइक्वालिटी को रिमूव करने की कोशिश करती है। साथ में डेमोक्रेसी जो है ये पॉवर्टी को भी रिमूव करने के लिए काम करती है। कैसे काम करती है ये हम देख लेते हैं। अब देखिए, डेवलपमेंट के बारे में हमने बात किया था अभी पिछले सेक्शन में कि भाई डेवलपमेंट भी ये जनता का अधिकार है, जनता को डेवलपमेंट भी मिलना चाहिए। डेमोक्रेटिक कोई गवर्नमेंट आई है तो वो क्या करेगी? डेवलपमेंट के ऊपर भी काम उसको करना चाहिए। लेकिन डेमोक्रेसी से भी ज्यादा एक चीज इंपॉर्टेंट है, और वो है इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज को हटाना। यानी जो इनइक्वालिटी है, यानी ये अमीरी गरीबी का फर्क है, उसको हटाने की, दूर करने की जरूरत है। यानी कि अमीर और गरीब के बीच का अंतर जो है उसको कम करने की जरूरत है। इसका
यह मतलब नहीं हो गया कि देश में कोई अमीर रहना ही नहीं चाहिए। इसका यह मतलब हुआ कि जो गरीब आदमी है उसको इतना पैसा मिलना चाहिए, इतना हिस्सेदारी मिलना चाहिए कि उसको अपना लाइफ जीने में प्रॉब्लम नहीं हो, और उसके कंपैरिजन में अमीर के पास इतना ज्यादा पैसा नहीं होना चाहिए कि गरीब आदमी के सामने वो बिल्कुल ही बहुत ज्यादा हेवी हो जाए, बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाए। मतलब एक तरीके से सिमिलैरिटी या फिर इक्वालिटी लाने की कोशिश करनी चाहिए इकोनॉमिक मामलों में भी। ठीक है, देखिए जब भी कोई देश इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव कर लेता है, मतलब कोई भी देश अमीर हुआ, तो उसमें यह चीज भी हमें देखने की जरूरत होती है कि उस देश में जो पैसा बना, जो पैसा आया, वो लोगों के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ। मतलब कि क्या वहां पर सभी सिटीजन्स के पास एक अच्छा लाइफ आ गया, सभी लोगों को कुछ बेहतर चीजें मिल गई, या फिर उसके कंपैरिजन में कुछ लोग जो थे वो ज्यादा अमीर हो गए, बाकी लोग जो थे वो बिल्कुल ही गरीब रह गए। या फिर वहां पर जो गुड्स और अपॉर्चुनिटीज हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, यानी कि जो देश जो डेवलप हुआ उसका फायदा किसको मिला, सभी लोगों को मिला या फिर कुछ लोगों को मिला। यहां पर अगर हम देखें तो डेमोक्रेसीज में मेनली जो आइडिया होता है डेमोक्रेसी का वो क्या होता है, पॉलिटिकल इक्वालिटी, यानी कि वोट देने में सभी लोगों को इक्वल अधिकार होगा, इक्वालिटी ट्रीटमेंट मिलेगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। मतलब क्या होता है, पॉलिटिकल इक्वालिटी के ऊपर डेमोक्रेसी का आइडिया बेस्ड है। मतलब डेमोक्रेसी पूरा क्या काम करता है कि सभी लोग बराबर हैं, पॉलिटिकल पावर सभी लोगों के पास बराबर है, और सभी लोगों के पास चुनाव में वोट देने का बराबर अधिकार है। साथ में जो चुनाव लड़ेगा उसके पास भी बराबर अधिकार है, किसी के साथ भी एक तरीके से भेदभाव नहीं होगा। लेकिन जो अगर हम देखें ये चीज, अगर हम इकोनॉमिक मामले में देखें, पैसे के मामले में, तो ये हमें काफी ज्यादा इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। और वहां पर क्या होता है, कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत अमीर होते हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा धन और इनकम होता है, वहीं उसके कंपैरिजन में जो दूसरे लोग होते हैं जो कि गरीब होते हैं, उनके पास बिल्कुल भी रिसोर्सेज नहीं होते हैं और बिल्कुल भी उनके पास कुछ भी नहीं होता है, इनकी स्थिति उनकी बहुत ही खराब होती है। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, इसकी वजह से कुछ लोग जो गरीब लोग हैं उनके पास जो बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ है, जैसे कि फूड हो गया, क्लोथिंग हो गया, हाउस हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, इसकी भी कमी पड़ जाती है, उनको जीवन जीने तक में प्रॉब्लम आ जाती है। अब यहां पर रियलिटी में क्या होता है, एक्चुअल लाइफ में, मतलब रियलिटी में, प्रैक्टिकल में जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो जो डेमोक्रेसीज होती हैं ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होती हैं इनइक्वालिटीज को दूर करने में। यानी कि अगर आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को भी देखिएगा तो इनइक्वालिटी आपको काफी ज्यादा देखने को मिल जाएगी। मतलब क्या यहां पर कहा जा रहा है, मतलब यहां पर कहा जा रहा है, ये चार्ट देखिए, इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम इन सिलेक्टेड कंट्री, यानी कि जो सबसे अमीर 20% लोग हैं उनके पास देश का 64% इनकम आ रहा है, और जो सबसे 20% गरीब लोग हैं उनके पास देश के इनकम का मात्र 2.9% आ रहा है। इसी चीज की बात की जा रही है कि क्या हो रहा है, डेमोक्रेसी तो देश में है लेकिन जो शेयर है इनकम का, नेशनल इनकम का, उसका शेयर किस तरीके से है ये भी जरा सा आप देख लीजिए। इसमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसका है, ये परफॉर्मेंस हंगरी का है, जहां पर 34% और 10% हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसी चीज की यहां पर बात की जा रही है। ठीक है, यहां पर आगे यही सारी बातें छोटी मोटी की गई है कि भाई देखो इंडिया में पॉवर्टी के बारे में आपने क्लास 9th में पढ़ा है, वहां पर देखा कि देश में गरीब जो हैं वो बहुत बड़ी संख्या में हैं और वोटर भी हैं, और कोई भी पार्टी जो है वो उनके वोट को लूज नहीं करना चाहती है, यानी कि उनको चाहती है कि खुश रखे। लेकिन जो भी पार्टी सरकार में आती है वो उतना ज्यादा एक्टिव नहीं दिखती है या फिर उतना ज्यादा काम नहीं करती है गरीब जनता के लिए और गरीबों की स्थिति सुधारने के लिए, और वो एक तरीके से गरीबों की स्थिति वैसे ही बनी हुई रहती है। अब यहां पर जो बांग्लादेश है वहां पर स्थिति और भी खराब है। इसके अलावा और भी बहुत सारे देश हैं जहां पर स्थिति खराब है, जहां पर देश की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो पॉवर्टी में रहती है, और बहुत सारे ऐसे जो देश हैं, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर उनको अपने देश के भोजन तक के लिए दूसरे अमीर देशों पर निर्भर होना पड़ता है। जैसे आज के समय में अगर आप बात करें तो अफगानिस्तान की ऐसी स्थिति हो गई है कि वहां पर लोगों को अपने खाने के लिए दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। ठीक है, यहां पर वही चीज आपको वर्ल्ड का जो वेल्थ है उसका शेयरिंग दिया गया है कि यहां पर कुछ लोग हैं जिनके पास क्या होता है, मतलब यहां पर ये जो देश की दुनिया की आधी आबादी है उसके पास छोटा सा हिस्सा है पूरे वेल्थ का, और देश दुनिया के जो सबसे अमीर लोग हैं इनके पास बहुत बड़ा हिस्सा है वेल्थ का। ठीक है, समझ गए। अब यहां पर आगे हमारे सामने एक चीज है जो कि डेमोक्रेसी प्रोवाइड करती है, इसको हम देखने वाले हैं, और वो है सोशल डाइवर्सिटी को कैसे डील किया जाए।
डेमोक्रेसी जो है वो सोशल डाइवर्सिटी को बहुत अच्छी तरीके से डील करती है, उसके बारे में हम यहां पर देखने वाले हैं। अब यहां पर कहा जा रहा है, सवाल पूछा जा रहा है, डू डेमोक्रेसीज लीड टू पीसफुल एंड हार्मोनियस लाइफ एमंग सिटीजन्स? क्या डेमोक्रेसीज आने के बाद, देश में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बाद, देश की जनता जो कि अलग अलग समाज से है, कई सारे समाज के तबके एक साथ रहते हैं, क्या वो शांति से खुशी खुशी साथ में रहते हैं? ये सवाल पूछा जा रहा है। तो यहां पर देखें, जो हमारा डेमोक्रेसी है उससे एक एक्सपेक्टेशन या फिर एक चीज जो कि डेमोक्रेसी को फुलफिल करना चाहिए, वो ये है कि जो डेमोक्रेसी है वो समाज में एक हार्मोनियस लाइफ लाने की कोशिश करे या फिर हार्मोनियस लाइफ को बढ़ावा दे। और हमने पहले के चैप्टर्स में देखा है कि जो डेमोक्रेसीज हैं वो बहुत सारे अलग अलग सोशल डिविजन्स को क्या करते हैं, एक साथ रखते हैं, और वो लोग समाज जो है वो खुश भी रहता है। जैसे कि हमने बेल्जियम का एग्जाम्पल देखा था कि वहां पर अलग अलग जो एथनिक पॉपुलेशन थे वो साथ में रहते थे और दोनों ने एक दूसरे को देखा और दोनों ने एक दूसरे के साथ रहा और बहुत साथ खुशी खुशी रह रहे हैं। अब यहां पर जो डेमोक्रेसीज हैं वो क्या करते हैं, एक ऐसा प्रोसीजर भी तैयार करते हैं जिससे क्या होता है कि समाज में जो टेंशन है वो कई बार बढ़ भी जाता है। कैसे बढ़ जाता है? डेमोक्रेसी में क्या होता है कि समाज के जो अलग अलग तबके हैं वो आपस में फाइट भी करने लगते हैं पावर को गेन करने के लिए, इकोनॉमिक्स में अपना पावर गेन करने के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। उससे क्या होता है, देश में टेंशन भी बढ़ सकते हैं और साथ में सिचुएशन एक्सप्लोजिव या फिर वायलेंट भी हो सकता है। यानी कि जो डेमोक्रेसी है उससे हम दोनों तरफ जा सकते हैं। एक तरफ क्या होगा कि हम लोग साथ मिलकर खुशी खुशी रहें समाज के अलग अलग तबके, और दूसरी तरफ क्या होगा कि समाज के अलग अलग तबके एक दूसरे से फाइट करने लगे, एक दूसरे से लड़ने लगे देश में जो रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर कंट्रोल के लिए। अब यहां पर आगे कहा जा रहा है कि कोई भी सोसाइटी है, दुनिया की कोई भी सोसाइटी हो, चाहे वो डेमोक्रेसी हो या फिर ना हो, तो वहां पर आप अलग अलग ग्रुप्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स को परमानेंटली रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं, एक बार में हमेशा के लिए खत्म नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक चीज हम कर सकते हैं कहीं भी दुनिया में, और वो ये है कि जो डिफरेंसेस हैं लोगों के बीच में, अलग अलग विचार हैं, उसके साथ जीने की कोशिश करें या फिर उसको एक तरीके से रिजॉल्व करने की कोशिश करें और ऐसा तरीका अपनाएं जिससे कि डिफरेंसेस को हम नेगोशिएट कर सकें और लोगों में बेकार का लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना रहे। और इस चीज को काम करने में, इस चीज को लागू करने में जो डेमोक्रेसी होते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से इसको काम करते हैं, और जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होते हैं वो इसमें उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। क्यों नहीं दे पाते हैं? क्योंकि देखिए जो डेमोक्रेसी है उसमें क्या होता है, उसमें लोग वोट डालते हैं, लोग बातचीत करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो समाज के ऊपर से केंद्रित एक तरीके से सिस्टम है डेमोक्रेसी। लेकिन जो नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम होते हैं वहां पर जनता के हाथ में कोई पावर नहीं होता है, जनता कुछ बोल नहीं सकती है, सुन नहीं सकती है, जो भी कहना है और करना है वो सरकार करेगी। तो वहां पर क्या होता है, ये जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ये सोसाइटी के जो भी आपको इंटरनल कन्फ्लिक्ट है या फिर इंटरनल डिफरेंसेस हैं उसके ऊपर ध्यान नहीं देती। क्या उसको एक तरीके से समाज के एक तबके को दबाने की भी कोशिश कर देती हैं। जैसा कि हमने कहां देखा था, जैसा कि हमने श्रीलंका भी देखा था कि वहां पर क्या हुआ था, गड़बड़ हो गया था, लेकिन श्रीलंका में क्या था, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट था। और भी कई सारे देश है, जैसे कि आपको एग्जांपल चाइना ले लीजिए, चाइना में ऐसा हो सकता है, चाइना में होता भी है। जैसे जो वहां पर आपको तिब्बत में रहने वाले बुद्धिस्ट लोग हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनके साथ बहुत भेदभाव होता है, उनके मंदिरों को तोड़ दिया जाता है, मूर्तियों को तोड़ दिया जाता है। या फिर चाइना में जिनजियांग प्रोविंस है, वहां पर क्या होता है, जो मुस्लिम धर्म मानने वाले लोग हैं उनके जो आपके जो मस्जिद होते हैं उनको गिरा दिया जाता है, उनको जबरदस्ती कुरान को नहीं पढ़ने दिया जाता है या फिर उनको नमाज नहीं पढ़ने दिया जाता है। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो सोशल डिफरेंसेस हैं उसको दबाया जा रहा है, उसको खत्म किया जा रहा है, उसको एक तरीके से क्या किया जा रहा है, नहीं पूरा करने दिया जा रहा है। लेकिन ऐसा प्रॉब्लम जो है ये आपके डेमोक्रेसी में भी आ सकता है। जहां पर हमने श्रीलंका का एग्जांपल देखा था तो उससे हमें क्या पता चलता है कि कुछ बातें हमेशा डेमोक्रेसी में ध्यान रखनी चाहिए। ये बातें कौन सी हैं? ये बातें हैं, पहली बात क्या है कि डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ मेजोरिटी की बात सुनकर हम सारे डिसीजन ले लें। इसका मतलब ये होता है कि जो माइनॉरिटी है उसके साथ मिलकर मेजोरिटी को काम करना
बनाना होगा और ये दोनों जो हैं वो हमेशा साथ मिलकर काम करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये मतलब क्या हुआ, ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया। और यहां पर एक लाइन भी लिखा गया है, इसका मतलब क्या है, ये भी थोड़ा सा समझ में नहीं आया कि मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी ओपिनियंस आर नॉट परमानेंट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यहां पर थोड़ा सा हम लोग इसको एलोबरेट करने की कोशिश करते हैं कि देखिए जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या कि भैया जो मेजोरिटी ने कह दिया उसको मान लिया जाएगा। ये तो बात सच है, डेमोक्रेसी का यही मतलब होता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं होता है कि जो मेजोरिटी है वो कुछ ऐसा कदम भी उठा ले जिससे कि माइनॉरिटी को हानि होने लगे। माइनॉरिटी कौन? मतलब जो कम संख्या में है, ठीक है। और जो सरकार है वो हमेशा इस बात पर काम करे कि भाई जो हम सरकार है वो एक तरीके से जनरल व्यू रखने की कोशिश करे, मतलब कि एक तरफा हमेशा झुकी हुई ना रहे सरकार। इसका मतलब यह हुआ कि जो मेजोरिटी हैं और माइनॉरिटी हैं उन सभी को हमेशा साथ लेकर चलने की सरकार कोशिश करे और सभी को बात सुने, सभी का बात सुने, सभी के डिसीजन को ध्यान दे। अब यहां पर यह क्या कहा जा रहा है, मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी ओपिनियंस आर नॉट परमानेंट। इसका क्या मतलब हुआ, थोड़ा सा हम एग्जांपल से देखते हैं। अब यहां पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लागू करने की हम बात करते हैं। जैसे हमारे देश में कुछ साल पहले क्या किया गया था, जीएसटी रूल लागू किया गया था। अब जीएसटी रूल लागू किया गया था, यहां पर मेजोरिटी पॉपुलेशन क्या कहेगी कि यस इसको लागू कर दो, कुछ लोग कहेंगे कि नो लागू मत करो। सरकार ने देखा कि भाई ज्यादा लोग हैं लागू करने में, इसको चलो लागू कर देते हैं। अब यहां पर अगली बार अगर कोई सरकार अगर कोई दूसरा कानून लाना चाहती है, जैसे कि सरकार कोई कानून लाती है टैक्स फ्री, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर इस यस वाले ग्रुप में से जो लोग जीएसटी के लिए यस कह रहे थे, इसमें कुछ लोग होंगे जो कि बोलेंगे यस टैक्स फ्री कर देना चाहिए। वहीं कुछ लोग इसमें से होंगे जो कि बोलेंगे यस टैक्स फ्री कर देना चाहिए। वहीं अगर हम देखें, वहीं क्या होगा, नो की बात अगर हम करें तो यहां पर इसमें से कुछ लोग होंगे जो कि बोलेंगे नो और इसमें से कुछ लोग बोलेंगे नो। मतलब क्या हुआ, मतलब यह हुआ कि जो मेजोरिटी है और माइनॉरिटी है वो परमानेंट नहीं है। मतलब कभी भी जो है यहां पर लोग जो थे मेजोरिटी में यस वाले थे, लेकिन अगली बार क्या हो गया, टैक्स फ्री में माइनॉरिटी, ये यस वाले माइनॉरिटी में हो गए। मतलब मेजोरिटी माइनॉरिटी हमेशा चेंज हो सकता है। कभी भी सरकार में आप देखते हैं, सरकार जैसे सरकार बनाने में क्या होता है, अभी जो 2019 में इलेक्शन हुआ, 2019 के इलेक्शन में कौन जीता, 2019 के इलेक्शन में बीजेपी पार्टी जीती लोकसभा के इलेक्शन में। लेकिन क्या गारंटी है कि अगली बार बीजेपी जीतेगी? मतलब बीजेपी को क्या था, बीजेपी के पास मेजोरिटी थी इसलिए वो जीत गई। लेकिन क्या 2024 में ये कोई गारंटी दे सकता है कि बीजेपी ही जीतेगी? नहीं दे सकता है, क्योंकि मेजोरिटी कभी भी माइनॉरिटी में बदल सकती है, माइनॉरिटी कभी भी मेजोरिटी में बदल सकती है। जो लोग अभी 2019 में बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे वो हो सकता है कि बीजेपी के खिलाफ वोट दे दें, और जो लोग 2019 में आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे वो हो सकता है कि बीजेपी को सपोर्ट दे दें। मतलब क्या है, लोग अपना साइड चेंज कर सकते हैं, यस या फिर नो में। मेजोरिटी कभी भी माइनॉरिटी हो सकती है, माइनॉरिटी मेजोरिटी हो सकती है। मतलब लोग अपना जो साइड है वो चेंज कर सकते हैं। यह चीज हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब यहां पर आगे कहा जा रहा है, इट इज ऑल्सो नेसेसरी दैट रूल बाय मेजोरिटी डज नॉट बिकम रूल बाय मेजोरिटी कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, रेस, लिंग्विस्टिक ग्रुप एक्सेट्रा। जब हम मेजोरिटी की बात करते हैं तो मेजोरिटी का मतलब कभी नहीं होना चाहिए रिलीजन, रेस या फिर लिंग्विस्टिक। मतलब कोई भी अगर मेजोरिटी बना रहा है, कोई भी मान लीजिए पार्टी ही सरकार बना रही है या फिर कोई भी ग्रुप बन रहा है, तो ग्रुप, मेजोरिटी का ग्रुप कभी भी आपका कम्युनिटी के आधार पर नहीं बनना चाहिए, या तो धर्म के आधार पर या फिर आपका रेस के आधार पर या फिर लिंग्विस्टिक के आधार पर। मतलब क्या, मतलब कि किसी भी व्यक्ति को आप परमानेंटली आउट नहीं कर सकते हैं, यह चीज नहीं होना चाहिए। मतलब कोई भी आदमी के पास यह हक हो कि वो मेजोरिटी का हिस्सा हो। मतलब अगर मैं आज कह दूं कि इंडिया जो है ना, इंडिया में सिर्फ क्या करेंगे, हिंदू रहेंगे, यहां पर क्या हुआ,
यहां पर क्या हो गया, यही हमने कर दिया जिसकी बात अभी तुरंत हमने की कि भाई मेजोरिटी जो है, मेजोरिटी आपका धर्म के आधार पर हो गया कि भाई सरकार ने क्या कहा कि हिंदू ही रहेंगे, तो ये क्या हो गया, मेजोरिटी धर्म के आधार पर हो गया। इसी तरीके से हम कोई कास्ट स्पेसिफिक बोल दें कि यही कास्ट के लोग सिर्फ रहेंगे, तो ये क्या हो गया, आपका मेजोरिटी हो गया आपका कास्ट के आधार पर। या फिर सिर्फ हमारे देश में क्या होगा, सिर्फ हिंदी बोला जाएगा, तो ये क्या हो गया, लैंग्वेज के आधार पर हमने मेजोरिटी घोषित कर दिया। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि भैया देखो यहां पर जो लोग तमिल बोलते हैं या फिर इसके अलावा गुजराती बोलते हैं, कन्नड़ बोलते हैं, उन लोगों को तो आपने परमानेंटली बोल दिया, वो लोग तो मेजोरिटी का हिस्सा हो नहीं सकते हैं ना। तो मेजोरिटी का यहां पर सिंपल मतलब यह है कि ऐसे मुद्दे होने चाहिए या फिर ऐसे ग्रुप बनने चाहिए जहां पर कोई भी व्यक्ति अपने धर्म से अलग, अपने जाति से अलग, अपने भाषा से अलग, अपने एथनिसिटी से अलग या फिर अपने रेस से अलग, कभी भी वो माइनॉरिटी का भी पार्ट हो सकता है, मेजोरिटी का भी पार्ट हो सकता है। जैसे सरकार अगर कोई डिसीजन ले रही है तो उस पर मेजोरिटी माइनॉरिटी खेल लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सरकार ने जैसे जीएसटी का एग्जांपल लिया, जीएसटी का एग्जांपल, अब जीएसटी का अगर रूल सरकार लागू कर रही है तो वहां पर आपके धर्म, कास्ट या फिर भाषा या फिर आपके एथनिसिटी से कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है। तो यहां पर मेजोरिटी माइनॉरिटी का कंसेप्ट अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर सरकार मेजोरिटी के बात को माने और लागू कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर अगर हम बात करते हैं कि हिंदी को हम देश की राजभाषा घोषित कर देंगे, तो क्या यह हमारा सही है? बिल्कुल सही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं उनकी तो हमने बात सुनी, लेकिन क्या हमने तमिल बोलने वाले लोगों की बात सुनी? क्या गुजराती बोलने वाले लोगों की बात सुनी? क्या बिल्कुल नहीं सुनी। तो क्या हमने अच्छा किया? नहीं किया। क्योंकि हमने क्या किया, मेजोरिटी एक तरीके से हमने रेस के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर या फिर कम्युनिटी के आधार पर बना दिया, जो कि कभी नहीं बनाना चाहिए डेमोक्रेसी में। यह चीज एक तरीके से डेमोक्रेसी के बिल्कुल खिलाफ होती है। अब यहां पर देखिए, यहां पर मेजोरिटी माइनॉरिटी का सिंपल कंसेप्ट यह है कि कोई भी आदमी के पास यह हक हो कि वो चाहे तो मेजोरिटी का हिस्सा हो जाए, चाहे तो माइनॉरिटी का हिस्सा हो जाए। मतलब जीएसटी पर अगर सरकार पूछती है तो कोई भी आदमी, वो किसी भी धर्म का हो, वो यस भी बोल सकता है, वो नो भी बोल सकता है, उसको कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर हम बोले कि सिर्फ हिंदी बोलने वाले लोग यहां पर रहेंगे या फिर देश में सिर्फ हिंदी बोला जाएगा, तो तमिल बोलने वाले लोगों की तो बात हमने सुनी ही नहीं। तो क्या हमने ये सही किया? नहीं किया। तो क्या ये तमिल वाला इस मेजोरिटी में कभी भी आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि रियलिटी में है ही नहीं। देश में 40% लोग क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं। तो एक तरीके से मेजोरिटी में कौन आ गया? हिंदी वाले आ गए। मतलब सिंपल है कि आपका धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, रेस के आधार पर, ऐसा चीज जो कि जन्म के आधार पर है, उसके आधार पर हम कभी भी मेजोरिटी डिफाइन नहीं करेंगे। ठीक है। अब यहां पर आगे देखें, आगे यहां पर यही चीजें थोड़ी सी एक्सप्लेन की गई है कि कोई भी व्यक्ति कभी भी मेजोरिटी में आ सकता है। तो यहां पर कहा गया है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई है, डेमोक्रेसी रिमेन्स डेमोक्रेसी ओनली एज लॉन्ग एज एवरी सिटीजन हैज अ चांस ऑफ बीइंग इन मेजोरिटी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब क्या हुआ? मतलब डेमोक्रेसी तभी तक रहेगी जब तक हर आदमी के पास ये अधिकार है, हर आदमी के पास ये चांस है कि वो मेजोरिटी का हिस्सा हो सकता है। मतलब हो सकता है कि जैसे सरकार कोई इकोनॉमिक पॉलिसी ला रही है, इकोनॉमिक पॉलिसी, तो यहां पर वो जो व्यक्ति है वो हो सकता है कि भाई सरकार के इस इकोनॉमिक पॉलिसी के खिलाफ हो। मतलब जैसे एफडीआई की बात है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होना चाहिए या नहीं, फॉरेन की कंपनियां आनी चाहिए या नहीं। तो यहां पर लोग हो सकते हैं, कुछ लोग हो सकते हैं कि जो कि इसको पसंद नहीं करें, लेकिन हो सकता है कि वो कभी भी इसको पसंद करने लगे। तो उनको हमने किसी भी तरीके से रोका तो नहीं, वो अपनी चॉइस से माइनॉरिटी बने हुए हैं कि हम एफडीआई को नहीं आने देंगे। लेकिन वो जब चाहें तब यहां पर आ सकते हैं और बोल सकते हैं कि यस ये अच्छी चीज है, तो यहां पर हमारा काम करेगा। यहां पर यह चीज डेमोक्रेटिक है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि देश में जो है ना सिर्फ हमारे हिंदी बोलने वाले लोग ही वोट देंगे, तो यह क्या अच्छा हुआ? क्या नहीं। कैसे? क्योंकि जो दूसरी भाषा बोलने वाले लोग हैं, जो कि माइनॉरिटी हैं,
क्या वो उनको हमने ये चांस दिया कि वो मेजोरिटी का हिस्सा हो जाएं? जी नहीं। हम ये कहते हैं कि सिर्फ हिंदी बोलने वाले लोग से पूछकर ही सरकार चलेगी, तो यहां पर जो तमिल बोलने वाला व्यक्ति है उसका तो अधिकार ही छीन गया कि वो हिस्सा बन सके, सरकार बना सके या कुछ कर सके। तो क्या हुआ यहां पर एक तरीके से ऐसा नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेसी में कभी भी ये सही नहीं होता है। ठीक है, यहां पर यही कहा गया है, इफ समवन इज बेयर्ड फ्रॉम बीइंग इन मेजोरिटी ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ देन द डेमोक्रेटिक रूल सीजेस टू एकोमोडेट फॉर दैट पर्सन और ग्रुप। अगर जन्म के आधार पर किसी के साथ भी यह भेदभाव हम कर देते हैं कि वो मेजोरिटी में हिस्सा हो ही नहीं सकता है, तब हम एक तरीके से उसके लिए डेमोक्रेटिक वैल्यूज को ही खत्म कर देते हैं। ठीक है, आगे यहां पर आगे पॉइंट आ जाता है डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन। डेमोक्रेसी की एक अच्छी बात यह भी है कि वो जनता के डिग्निटी और फ्रीडम को भी काफी ज्यादा बढ़ावा देता है। डेमोक्रेसी को हम अच्छा या फिर बहुत अच्छा इसीलिए मानते हैं कि वो जो आम नागरिक है, हर एक व्यक्ति है, उसके डिग्निटी और फ्रीडम को बढ़ावा देता है, उसको बहुत ही वैल्यू देता है। और यहां पर यह चीज इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप भी चाहते हैं कि आपको आपके दोस्त द्वारा सम्मान दिया जाए, आपके परिवार द्वारा सम्मान दिया जाए, दूसरे लोगों द्वारा सम्मान दिया जाए, और वही चीज यहां पर होता है डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी क्या करती है? सभी लोगों को सम्मान देने की बात करती है और सभी लोगों को सम्मान देती भी है। और इसी चीज की वजह से जो डेमोक्रेसी है उसकी पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है कि डेमोक्रेसी क्या करती है? इक्वालिटी की बात करती है। और डेमोक्रेसीज जो हैं उन्होंने पूरे वर्ल्ड में इस बात पर ध्यान दिया है और इस बात को कोशिश किया है कि इक्वालिटी को प्रमोट किया जाए। हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप अगर समझने में एक पॉइंट समझना है कि देखिए, आप जान रहे हैं कि भाई डेमोक्रेसी हमारे देश में है। हमारे देश में डेमोक्रेसी में इक्वालिटी की बात भी होती है, फ्रीडम की भी बात होती है, इक्वल रिस्पेक्ट की भी बात होती है। लेकिन आप ये भी देखते हैं अपने समाज में कि अभी भी आपको जातिवाद देखने को मिलता है, धर्मवाद देखने को मिलता है, भाषा के आधार पर लड़ाई झगड़े देखने को मिलते हैं। फिर बोलते हैं कि सर डेमोक्रेसी तो आ गया, अभी तक हमारे देश में ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं हुए? क्यों नहीं सॉल्व हुए ये सारे प्रॉब्लम? ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व इसलिए नहीं हुए क्योंकि देखिए, हमारे देश का समाज या फिर दुनिया के किसी भी देश का समाज जहां पर यह भेदभाव के आधार पर समाज कई 100 सालों से चल रहा है, हजारों सालों से चल रहा है, वहां पर अचानक से आप आइएगा और बोलिएगा कि सभी इंडिविजुअल इक्वल हैं, क्या एक दिन में सभी लोग एक्सेप्ट कर लेंगे इस बात को? जी नहीं। एक दिन में तो चेंज इतना ज्यादा पॉसिबल है नहीं। लेकिन क्योंकि हमने प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज कर लिया, हमने मान लिया कि भैया ये तो प्रॉब्लम है, इसको सुधारना है, इसको ठीक करना है, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये प्रॉब्लम एक तरीके से क्या होगा, सुधर जाएगा, ठीक हो जाएगा। भले ही उसमें कुछ साल लगेंगे, कुछ समय लगेंगे, कुछ हमें थोड़ा सा मेहनत करना होगा, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ना, ये हमारा खत्म हो जाएगा। यहां पर एग्जाम्पल लिया गया है महिलाओं का कि महिलाओं को जो इक्वालिटी की बात होती है, महिलाओं की डिग्निटी की बात होती है, उसकी जरा सा बात कर लेते हैं। तो यहां पर बात करें तो दुनिया के ज्यादातर जो सोसाइटीज हैं वो एक तरीके से मेल डोमिनेटेड सोसाइटीज हैं। मतलब कि पुरुष प्रधान देश हुआ करते थे, पुरुष प्रधान समाज हुआ करते थे। मतलब पुरुषों के हाथ में सारी सत्ता, पावर, सब चीज होती थी, महिलाओं के पास कुछ भी नहीं होता था, महिलाओं को पुरुषों की बात माननी होती थी। अब यहां पर क्या हुआ कि महिलाओं ने काफी लंबे समय तक स्ट्रगल किया, काफी आंदोलन किया, तो उससे क्या हुआ कि सरकारों ने या फिर पूरे तंत्र ने क्या किया, मान लिया कि हाँ भैया डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए, महिलाओं को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। अब बोलिएगा कि भैया ये तो चीज बात हम भी जानते हैं, हमारे देश में भी ऐसा है कि इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए और सरकार में नेता लोग बहुत बात भी करते हैं, तो हमारे देश में तो मिलता नहीं है। ये प्रॉब्लम है, तो अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए? देखिए, यहां पर एक बात जो अभी तुरंत मैंने कास्ट एग्जांपल से कही थी, वही चीज यहां पर भी लागू होती है कि हमने मान तो लिया कि भैया महिलाओं के साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, इक्वल आपको अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, सब चीज इक्वल होना चाहिए, लेकिन अभी तक महिलाओं को इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। लेकिन क्योंकि हमने प्रिंसिपल को रिकॉग्नाइज कर लिया है, हमने मान लिया है कि हां
इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए और कानून में उसको जगह दे दी है कि भैया इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, भेदभाव आप नहीं कर सकते हैं। तो जो महिलाएं हैं जिनके साथ गलत होता है, जिनके साथ एक तरीके से भेदभाव होता है या फिर किसी भी तरीके से प्रॉब्लम होता है, वो एक तरीके से आवाज उठा सकती हैं और सरकार उनको सपोर्ट भी करेगी। पूरा सिस्टम, जुडिशरी या फिर पूरा एग्जीक्यूटिव सब सपोर्ट करेंगे। सरकार ने कानून भी बनाकर रखा है कि किसी भी महिला के साथ गलत ना हो। तो महिलाओं के लिए काफी आसान हो गया है कि वो अपने साथ होने वाली भेदभाव या फिर गड़बड़ जो गलतियां हैं या फिर जो प्रॉब्लम है उसको एक तरीके से सॉल्व करें। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर इससे क्या होगा, इससे जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे सॉल्व होगी। लेकिन अगर हम यही नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करें तो यहां पर वहां पर क्या होता है, इस तरीके की बातों को, इस तरीके के प्रॉब्लम को एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता है। मतलब सरकार कभी भी कानून ही नहीं बनाएगी कि भाई महिलाओं के साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, या फिर अगर कहीं किसी देश में जातिवाद है या फिर धर्मवाद है तो वो नहीं होना चाहिए। सरकार कानून ही नहीं बनाएगी नॉन डेमोक्रेटिक। तो क्या होगा उससे, उससे कि वहां पर लोग जो होंगे वो फाइट ही नहीं करने पाएंगे, आवाज ही अपना नहीं उठाने पाएंगे, क्योंकि उनको लीगल और मोरल सपोर्ट ही नहीं होगा। ठीक है, समझ गए। तो इसी वजह से क्या होता है कि हमने प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज कर लिया है, वो प्रॉब्लम कुछ दिन में धीरे धीरे क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। आगे यहां पर अंत में कुछ पॉइंट्स कहे गए हैं कि देखिए, एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम डेमोक्रेसी ऑल्सो फंक्शन एज द क्राइटेरिया फॉर जजिंग एनी डेमोक्रेटिक कंट्री। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जो हम अपने देश से, अपने पूरे सिस्टम से एक्सपेक्टेशन रखते हैं, वो उससे भी हम जज कर सकते हैं कि भाई डेमोक्रेसी कितना अच्छा काम कर रही है। हम अपने देश में सरकार से या पूरे सिस्टम से बहुत गालियां भी देते हैं, बहुत बोलते हैं, खराब भी बोलते हैं, सरकार बढ़िया नहीं है, काम नहीं करता है, रोड नहीं बनाता है, ये नहीं करता है, वो नहीं करता है, हम देते हैं ना। आपने अपने आसपास सुना भी होगा कि भाई सरकार काम नहीं करती है, ये नहीं करती है, वो नहीं करती है। तो ये एक तरीके से क्या दिखाती है कि भाई हम सरकार से एक्सपेक्टेशन रखते हैं, मतलब हम कुछ चाहते हैं हम सरकार से और हमें नहीं मिल रही है। और ये एक तरीके से क्या है, ये डेमोक्रेसी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि डेमोक्रेसी का एग्जामिनेशन कभी भी खत्म नहीं होता है। हमेशा लोग डेमोक्रेसी के ऊपर सवाल उठाते रहते हैं और हमेशा लोग डेमोक्रेसी से एक्सपेक्टेशन रखते हैं। और इससे क्या होता है कि डेमोक्रेसी कई बार एक टेस्ट पास कर लेती है तो दूसरा टेस्ट उसको देना पड़ता है। मतलब क्या होता है, मतलब कि एक बार जनता को कुछ बेनिफिट मिल जाए डेमोक्रेसी से तो जनता और ज्यादा डिमांड करती है, और वो मिल जाए तो उससे भी ज्यादा डिमांड करती है, और इससे डेमोक्रेसी और भी अच्छी होती है। पहले जनता को क्या था, जनता ने बोला कि भैया हमको क्या कर दो ना, केवल रोड बना दो, रोड से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, यही मेरा सपना है कि हम अपने इलाके में रोड देखना चाहते हैं। सरकार ने रोड बना दिया, ठीक है। अगला चुनाव में आए सरकार साहब वोट मांगने, जनता ने कहा यार रोडवा जो तुम बनाए थे ना वो 2 लेन रोड था, इतना अच्छा नहीं था, क्या करो यहां पर 4 लेन रोड बना दो। 4 लेन रोड बना दोगे ना तो हम बढ़िया से चलेंगे उस पे। सरकार जो है वो फिर जाएगी चुनाव जीतकर, फिर क्या करेगी, 4 लेन रोड बनाएगी। फिर बोले 4 लेन में भी मजा नहीं आया, अब क्या करो इस रोड को 8 लेन कर दो। 8 लेन कर दोगे तो और अच्छा रोड रहेगा। मतलब क्या होता है, मतलब जनता को कुछ चीजें मिल जाती हैं तो जनता और ज्यादा डिमांड करती है, वो भी मिलती हैं तो और ज्यादा डिमांड करती है। इससे क्या होता है, हमारा पूरा सिस्टम बेटर होता है। अभी जैसे हम देखें तो कुछ साल पहले तक सरकार, जो जनता थी वो चाहती थी कि भैया अच्छी सरकार आ जाए, बस अच्छा सरकार आए, हम लोग के इलाके में रोड बनवा दे। लेकिन अब धीरे धीरे लोग जो है वो बोलते हैं कि नहीं, करप्शन एकदम नहीं होना चाहिए, करप्शन नहीं होना चाहिए। अब कुछ सालों से मान लीजिए कि 10-20 साल हो गया कि करप्शन नहीं हो रहा, बिल्कुल करप्शन खत्म हो गया। फिर जनता बोलेगी करप्शन, अब हमको चाहिए दुनिया का बेस्ट हमारा देश बनना चाहिए, उसके नीचे तो हम अनबे नहीं करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से क्या होता है, जनता और भी ज्यादा डिमांड करती है। इससे क्या होता है, और भी ज्यादा कंप्लेन भी करती है, उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है यार, डेमोक्रेसी, हमारा देश का डेमोक्रेसी फेल हो गया है, उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है। देखो बगल वाला देश चाइना उतना डेवलप कर गया, हम लोग का देश डेवलप नहीं किया है, हम लोग का देश उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है। मतलब
डेमोक्रेसी जैसे जैसे काम करेगा वैसे वैसे लोग सवाल भी उठाएंगे और एक्सपेक्टेशन भी रखेंगे। हमने देखा था ना कि पाकिस्तान में लोग डेमोक्रेसी को पसंद नहीं करते हैं, तो क्या पाकिस्तान में लोग डेमोक्रेसी से एक्सपेक्टेशन रखेंगे क्या? बिल्कुल नहीं रखेंगे, क्योंकि उनके पास एक्सपेक्टेशन रखने के लिए है ही नहीं विश्वास। क्यों? क्योंकि वहां पर कई बार डेमोक्रेसी फेल भी कर चुकी है, मिलिट्री रूल भी आ चुका है और भी बहुत तरीके के प्रॉब्लम वहां पर रहे हैं। अब यहां पर एक बात है कि द फैक्ट दैट पीपुल आर कंप्लेनिंग इज इटसेल्फ टेस्टिमनी ऑफ द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। अब लोग डेमोक्रेसी के खिलाफ कंप्लेन कर रहे हैं, यही बताता है कि डेमोक्रेसी सक्सेसफुल हो चुकी है हमारे देश में। कि भैया डेमोक्रेसी के खिलाफ जनता कंप्लेन कर रही है, मतलब कि लोग जो है एक्सपेक्टेशन डेमोक्रेसी से रख रहे हैं और साथ में डेमोक्रेसी में विश्वास भी रखते हैं कि भैया डेमोक्रेसी होना चाहिए और डेमोक्रेसी से कुछ हमें मिल भी सकता है। ठीक है, अब यहां पर बात यह है, इससे यह हमें पता चलता है कि जो जनता है उसने एक तरीके से अवेयरनेस पा लिया है, मतलब उसको जानकारी हो चुकी है डेमोक्रेसी क्या होता है, कैसे काम कर सकती है, और साथ में उसको यह भी पता है कि डेमोक्रेसी से हमें एक्सपेक्टेशन भी रखनी है, कुछ हमें मिल भी सकता है, और साथ में पावर होल्डर्स के सामने क्रिटिकल क्वेश्चन भी उठाते रहती है और उनको एक तरीके से हटाने के लिए भी सोचती है कि भाई ये काम नहीं करोगे ना तो हटा देंगे, ये भी सोचती है। ठीक है, अब यहां पर एक तरीके से कहें तो हमारा चैप्टर खत्म ही होने वाला है, कुछ एक दो पॉइंट है देख लेते हैं। यहां पर आगे देखें, अब यहां पर कहा गया कि मोस्ट इंडिविजुअल टुडे बिलीव दैट देयर वोट मेक अ डिफरेंस टू द वे गवर्नमेंट इज रन टू देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट। आज के समय में दुनिया में जो जितने भी डेमोक्रेसीज हैं वहां पर ज्यादातर जनता जो है वो ये मानती है कि उनके वोट से फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। आप भी अगर बड़े हो जाएं, एडल्ट हो जाएं, तो आप भी जाकर वोट डालिएगा, आपके वोट से भी फर्क पड़ेगा। यहां पर हम उनका वोट किसी भी व्यक्ति का से पूछा गया, लोगों से पूछा गया कि भाई आपके वोट का फर्क पड़ता है, तो देखिए कितने लोगों ने कहा कि हमारे वोट से फर्क पड़ता है। सभी देशों में आप देख सकते हैं कितने प्रतिशत लोगों ने कहा कि उनके वोट से फर्क पड़ता है। तो यहां पर ये जो चैप्टर है ये हमारा खत्म होता है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।